के कारण लोहे के पुल के नीचे का समुद्री पानी पहले से ही चमकीले लाल रंग से भरा हुआ था, तेज खूनी गंध से उत्तेजित। लड़ती मछलियां बेतहाशा लड़ने वाली हैं और वे सभी लड़ाई के पास तैर रही हैं, सभी को समुद्र से भागने से रोक रही हैं। ड्रैगन हंटर पायरेट्स का नेतृत्व रैडेन कर रहा है और कुजा पायरेट्स का नेतृत्व हैनकॉक की बहन बोया सैंडरसोनिया कर रही है। उन्होंने मूल रूप से रीजू का पीछा करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उनका सामना डोनक विजोटे परिवार की एक संपत्ति से हुआ तो उन्होंने कार्रवाई करके उसे नष्ट कर दिया। लेकिन रीजू ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ उसका सामना प्रसिद्ध ड्रॉट जैक से होगा और दूसरा पक्ष तुरंत ही उत्पात मचाने लगा। इसलिए अब उन्हें वापस लड़ना पड़ा और अपनी रक्षा करनी पड़ी। वे उन आदमियों से तो ठीक थे जिन्होंने ड्रॉट जैक का सामना किया था और वे थोड़ा आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन समस्या यह थी कि ड्रॉट जैक इस समय एक मानवसदृश हत्या मशीन था। अगर वे उसे हरा नहीं पाए तो क्या करेंगे? इसलिए रैडेन और सैंडरसोनिया ने एक दूसरे को देखा और तुरंत जैक की ओर बढ़ गए। जोरदार मुक्का। रैडेन ने बढ़त बना ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर जैक के मुंह पर मुक्का मारा। उसके हाथ में स्टील फिंगर टाइगर है। दैत्यों जैसी ताकतवर ताकत के साथ अगर वह कोई आम इंसान हो तो चेहरे पर यह मुक्का सीधे विरोधी के पूरे सिर को चकनाचूर कर सकता है, लेकिन रैडेन के चेहरे पर वार करने के बाद जैक ने अपना शरीर हिलाया और 2 कदम पीछे हट गया। जैक ने जो स्टील के जबड़े पहने हुए थे वे रैडेन के मुक्का से मुड़ गए और गिर गए और जैक की नाक से खून बह रहा था। फिर भी जैक जागता रहा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और रैडेन की बड़ी मुट्ठी को थाम लिया। फिर उसने अपनी तर्जनी उंगली खींची और जोर से ऊपर की ओर घुमाई। आह! उसकी तर्जनी उंगली पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, जिससे स्वाभाविक रूप से बहुत दर्द हो रहा था और रैडेन चीखे बिना नहीं रह सका। वह अपना हाथ पीछे खींचना चाहता था, लेकिन हिला नहीं पा रहा था। जैक की अजीब ताकत तो दैत्यों से भी ज्यादा थी। अपनी तर्जनी उंगली को अपनी बाहों में जकड़ने के बाद उसने उसे जोर से दबाया और घुमाया। उसकी मुद्रा देखकर लग रहा था कि यह आदमी रैडेन की तर्जनी उंगली सीधे तोड़ देना चाहता है। वह अपनी उंगली वापस नहीं खींच पा रहा था और रायदीन दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह लोहे के पुल पर घुटने टेकने से खुद को नहीं रोक पा रहा था, जिससे पूरा लोहे का पुल हिल रहा था। घुटनों के बल बैठते ही रैडेन ने जैक की तरफ देखा और खून से लथपथ मुस्कान के साथ अपने लंबे तीखे दांत दिखाए। वह तुरंत बेरहम हो गया। अपने हाथ के दर्द की परवाह किए बिना बाएं हाथ में पकड़ी बड़ी तलवार को ऊपर उठाया और तेज रफ्तार से उसे काट डाला। सूखे जैक के कंधे पर इस विशाल तलवार से वार किया गया, लेकिन रैडेन उसे अपनी इच्छानुसार आधा नहीं काट पाया। जैक एक कंधे पर झुक गया और उसने तलवार को भी अचानक पकड़ लिया। हालांकि भारी दबाव के कारण रैडेन ने उसे अंततः जमीन पर गिरा दिया। इसके अलावा यह आदमी इतना क्रूर था कि वह जमीन पर गिर गया और रैडेन की उंगली को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए जब वह जमीन पर गिरा तो रैडेन की मजबूत उंगली में भी तेज दरार आई और वह पूरी तरह से टूट गई। हालांकि यह अभी भी उसकी हथेली से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस समय रैडेन की तर्जनी उंगली एक अजीब चाप में झुकी हुई थी, जो लोगों को पहली नजर में असामान्य लगता है, और रैडेन इस समय गंभीर दर्द के कारण ठंडे पसीने से ढके हुए थे। रैडेन की कोशिशों की बदौलत सैंडरसोनिया को आखिरकार जैक के करीब आने का मौका मिल ही गया। जब जैक जमीन पर गिरा तो उसका पूरा शरीर एक विशाल मानव चेहरे वाले अजगर में बदल गया और उसने झट से जैक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन दबा दी। घुटन। सैंडरसोनिया की चाल किसी असली अजगर की तरह थी जो खाने की तलाश में भटक रहा हो। उसने जैक को जोर से पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसे मारने की कोशिश में।
हालांकि जमीन पर लेटे जैक ने उसके शरीर को पकड़ लिया और उसे फाड़ना शुरू कर दिया। इस हरकत ने दोनों के बीच ताकत के भारी अंतर को तुरंत उजागर कर दिया। सैंडरसोनिया जैक की सांसें रोकने में नाकाम रही। इसके बजाय उसके शरीर में जबरदस्त दर्द हुआ और उसे लगा जैसे वो बस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हालांकि वह अमेजन लिली की एक मजबूत महिला योद्धा थी, लेकिन वह किसी भी आपदा का सामना करने के लिए इतनी शक्तिशाली नहीं थी। इतने बड़े दर्द ने उसे अनजाने में ही जैक पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और इसी वजह से जैक की ठुड्डी आजाद हो गई और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने अपने तीखे दांतों से भरा बड़ा मुंह खोला और सैंडरसोनिया को जोर से काट लिया। आह! सैंडरसोनिया ने जोर से चीख मारी। जैक ने उसके शरीर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, अपना सिर जोर से हिलाया और तुरंत सैंडरसोनिया के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। सैंडरसोनिया ने जैक को पूरी तरह से छोड़ दिया और दर्द से जमीन पर लोटने लगी। जैक ने उसकी पूंछ पर काट लिया था और उसके शरीर में एक बड़ा सा गैप बन गया था, जिससे उसका पूरा शरीर दर्द से ऐंठ गया। उसके मुंह में सैंडरसोनिया से छीना हुआ मांस का टुकड़ा था। जैक, जिसने उसे 2 बार चबाया था, को उसका स्वाद बुरा लगा, इसलिए उसने उसे थूक दिया। इस दृश्य को देखने वाले कई लोग, खासकर कुजा की महिला योद्धा, स्तब्ध रह गए। वे सभी जानती हैं कि सैंडरसोनिया ने अपने शरीर की रक्षा के लिए बुशोशोकु हकी का इस्तेमाल किया था। फिर भी जैक उसके शरीर को काटने में कामयाब रहा। कितनी जबरदस्त काटने की शक्ति है! जैक के नुकीले दांतों से भरे मुंह को देखकर सभी को एहसास हुआ कि यह सूखा जैक एक मछुआरा हो सकता है और केवल उनके पास ही इतनी बड़ी जबड़े की शक्ति हो सकती है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। सूखे जैक की लाल आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के विनाश में फूट पड़ी। यह आदमी बदल गया। सूखा जैक में एक प्राचीन जुआन फल है। मैमथ फल उपयोगकर्ता मैमथ स्वयं विशाल शक्ति का प्रतिनिधि है। जैक के अपने फिशमैन रक्तरेखा के साथ मिलकर यह सुपरपोजिशन सरल नहीं है। यह जैक की भयानक शक्ति का स्रोत है। जोआन प्रणाली अक्सर रूपांतरित होने में सक्षम होती है। जब जैक रूपांतरित हुआ तो लोहे के पुल पर अचानक एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर जैक के मातहतों को तुरंत एहसास हुआ कि उनका कप्तान पागल हो गया है और इतनी संकरी जगह में उसका रूप बदल गया है। क्या यह हम सबके लिए बुरा नहीं है? इसलिए जैक के आदमी जल्दी से युद्ध के मैदान से हट गए और हताश होकर ग्रीनबिट द्वीप की ओर भागे। लेकिन रैडेन और सैंडरसोनिया, जो अभी भी पुल पर थे, को तुरंत भारी नुकसान पहुंचा। विशालकाय जानवर में तब्दील होकर जैक ने बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। अपनी लंबी नाक के एक झटके से 10 से ज्यादा लोगों को तुरंत गोली लग गई। ये बेचारे हवा में खून की उल्टियां करते हुए पुल से नीचे गिर पड़े और पानी में गिर पड़े। जैसे ही उन विशालकाय तलवों ने जमीन पर पैर रखा, 7-8 लोग कुचल गए और उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। रैडेन के साथ भी यही हुआ। जैक के हाथी ने उसकी नाक पर वार किया और वह तुरंत लोहे के पुल से बाहर उड़ गया। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के इतिहास में यह शायद सबसे बुरी चोट है। 1 अरब से ज्यादा के इनाम वाला एक महान समुद्री डाकू कितना भयानक होता है। लेकिन जब जैक गुस्से में था तो लोहे का पुल खुद को रोक नहीं पाया। वह बीच से टकराकर पानी में गिर गया। हालांकि वह टूटा नहीं था, फिर भी उसने जैक को पानी के संपर्क में आने दिया। यह स्वाभाविक रूप से 100% समुद्री जल है। समुद्र की शक्ति ने जैक को तुरंत प्रभावित किया, उसे कमजोर बना दिया और उसके परिवर्तन को कम कर दिया। पुल के उस पार छिपे जैक के आदमियों ने जब उसे पानी में गिरते देखा तो वे जल्दी से वहां पहुंचे और सभी ने जैक को खींचकर दूसरी ओर ले गए।
अंत में जब जैक को होश आया तो उसने पूछा, क्या वे लोग मर गए हैं? यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। उसके अधीनस्थों ने तुरंत जवाब दिया। तो जैक ने बात करना बंद कर दिया, उठ खड़ा हुआ और बोला, जाओ दो फ्लेमिंगो को ढूंढो। सूखाग्रस्त जैक अपने लोगों को तो ले गया, लेकिन जो लोग उसके द्वारा पीट पीट कर मारे गए, उनके लिए यह निराशा की बात थी। लोहे का पुल डूबने से कई लोग पानी में गिर गए। इस समय पानी में भयंकर लड़ाई करने वाली मछलियां उत्पात मचा रही थीं। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे, वे बच नहीं पाए। इस समय रायदीन की कई हड्डियां टूट चुकी थीं और वह बिल्कुल भी तैर नहीं पा रहा था। वह पानी पर तैर रहा था और उसने लड़ाकू मछलियों के एक समूह को अपनी ओर दौड़ते देखा, इसलिए उसे अपनी आंखें बंद करके मरने का इंतजार करना पड़ा। कैप्टन, हमसे बदला लो, रायदीन ने सोचा। हालांकि इस समय समुद्र पर अचानक दर्जनों पतली जलरेखाएं दिखाई दीं और जलरेखाएं पानी में गिरे लोगों की ओर बढ़ गईं। एक विशाल बेट्टा लड़ाकू मछली पहले रायदीन के पास आई और उसे काटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, एक पानी का किनारा उसके पास आया और नीचे गिर गया। एक सेकंड में लड़ाकू मछली को थप्पड़ मारा गया और वह ऐसे उड़ गई मानो उस पर किसी ने हमला किया हो। यह अभी खत्म नहीं हुआ है और शेष लड़ाकू मछलियों को भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा है। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन पर क्या प्रहार हुआ है और वे एक के बाद एक उड़ गईं। रायदीन ने आवाज सुनी और आंखें खोलीं। वह पानी पर तैर रहा था, लेकिन उसने एक छोटी सी आकृति को अपने चेहरे पर गिरते देखा। तुम कौन हो? नुकीली नाक और नितंबों के पीछे रोएदार पूंछ वाले इस छोटे से आदमी को देखकर रायदीन आश्चर्य से पूछ ही नहीं सका। हम टोंटाटा पायरेट्स हैं। उस छोटे आदमी की नाक बह रही थी। उसने उसे चूसा और उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान आ गई। उसने रायदीन से कहा, तुम सच में बहुत बड़े आदमी हो। रायदीन ने अपना सिर घुमाया और दूसरी जगहों की ओर देखा। अब समुद्र पर टोंटाटा कबीले के ये छोटे छोटे लोग पानी पर तेजी से दौड़ रहे थे, एक के बाद एक लड़ती मछलियों को मार रहे थे और पानी में गिरे सभी लोगों को बचा रहे थे। राहत की सांस लेते हुए रायडेन को पता चला कि वह मरा नहीं है। जब सूखाग्रस्त जैक ग्रीनबिट पहुंचा तो छोटे टोंटाटा बॉनो ने वहां आने की हिम्मत नहीं की। उन्हें जैक पर बुरी और अजीब सी गंध का एहसास हो गया था, इसलिए वे सब छिप गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रायडेन और सैंडरसोनिया तथा अन्य लोग उससे हार गए हैं, तो उन्होंने जोखिम उठाया और बाहर आ गए तथा रीजू सहित सूखे का सामना करने वाले सभी लोगों को भी जैक ने बचा लिया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 10 मिनट पहले बंदरगाह पर जहाज पर आओकिजी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। अचानक वे हिले, सीधे बैठे, अपनी आंखों पर बंधी पट्टियां हटाईं और गोदी की ओर देखा। मगरमच्छ के साथ भी यही बात लागू होती है, वह अपना सिर घुमाकर घाट की ओर देखता है। वहां दो आकृतियां प्रकट हुईं, आरव और साबो, और उनके पीछे नाना और वॉलनट थे। पिछली बार के विपरीत आरव और बाकी लोग अपने कंधों पर 2 बड़े लकड़ी के बक्से लेकर वापस आए। वे कम से कम दर्जनों लकड़ी के बक्से लेकर वापस आए। लकड़ी के बक्से उठाकर आरव और अन्य लोग जहाज पर वापस आ गए और फिर उन्हें एक एक करके डेक पर रख दिया। यह क्या है? समुद्री लुटेरों का माल, आओकीजी ने आरव से पूछा। वह बहुत उत्सुक था। क्या वे जर्मा के पीछे नहीं जा रहे थे? तुम अचानक अब वापस क्यों आ गए? आरव ने अपनी काउबॉय टोपी पकड़ी और मुस्कुराया, फिर एक लकड़ी के बक्से को लात मारते हुए कहा, एडमिरल कुजान, एक नजर डालिए। बक्से के अंदर आग्नेयास्त्रों का ढेर करीने से रखा हुआ था और सबमशीन गनों की भी कोई कमी नहीं थी।
ये सभी नवीनतम उच्च श्रेणी के सामान थे। यहाँ तक कि नौसैनिकों की बंदूकें भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। आओकिजी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या ये ड्रेसरोसा में मिलते हैं? क्या सारे हथियार इन बक्सों में हैं? हाँ, आरव ने कहा, हमें लगता है कि आप नौसैनिकों को इस पर एक नज़र डालनी चाहिए, इसलिए हम उन सबको वापस ले आए। आओकिजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मगरमच्छ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे डर है कि डोफ्लेमिंगो को गिराने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करना काफी नहीं है। जब वह समुद्री डाकू था, तब वह हथियारों की तस्करी में शामिल था। मुझे डर है कि विश्व सरकार की नज़र में यह बहुत सामान्य बात होगी। जो भी कहो, आरव मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो और भी बहुत कुछ है, हम और लाते रहेंगे, छूना मत। ये हमारी लूट है। साबो और नाना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन असल में इन हथियारों को वापस लाने का विचार साबो का ही था। क्रांतिकारी सेना को भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों की जरूरत होती है। उसने पहले ही इन हथियारों को ईशान लाकर क्रांतिकारी सेना के मुख्यालय तक पहुंचाने की योजना बना ली थी, और अपने भाई आरव के साथ वह बिना शर्त उसके इस फैसले का समर्थन करने को तैयार था। जहां तक निजी का पीछा करने की बात है, वास्तव में उनके लिए यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। यान का मूल उद्देश्य डोफ्लेमिंगो को नुकसान पहुंचाना है। आरव और साबो फिर चले गए और हथियार लाने वापस आए। आओकिजी ने मगरमच्छ की तरफ देखा और कुछ शक के साथ पूछा, फायर फिस्ट एस के बगल वाला आदमी कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? मुझे नहीं पता, मुझे भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मगरमच्छ ने अपना सिगार काटा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगरमच्छ साबो की असली पहचान जानता है, लेकिन समस्या यह है कि वह इसे नहीं बता सकता, विशेष रूप से एडमिरल आओकिजी को। और आओकिजी भी कुछ कहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, पर बहुत उत्सुक थे, क्या निकोल ऋतु हर समय तुम्हारा पीछा नहीं करती थी? अब वो ईशान के साथ क्यों है? हम उस औरत मगरमच्छ को इस सवाल से बहुत दुख हुआ, लेकिन आओकिजी के इस वाक्य के बाद उसे यह भी एहसास हुआ कि निको ऋतु हमेशा से आओकिजी की निगरानी में रही थी। इस तरह से देखने पर लगता है कि निको रॉबिन का बारोक वर्क्स से जाना एक अच्छी बात है। कम से कम इससे आओकिजी का ध्यान तो बंटेगा और उसकी योजना में कोई खलल नहीं पड़ेगा। निको ऋतु की बात करें तो वह जयदेव का पीछा कर रही थी। जयदेव पूरे रास्ते इचिजी का पीछा कर रहा था और उसने कुछ ऐसे अड्डे नष्ट कर दिए जहां डोनक्विजोट समुद्री डाकू समूह ने गुलामों का अपहरण किया था। यह देखकर कि बहुत से लोगों को बचा लिया गया है, जयदेव ने इन लोगों को पहले जहाज पर वापस ले जाने की योजना बनाई, इसलिए उसने निकोल ऋतु से पूछा। परिणामस्वरूप निको ऋतु ने सिर हिलाया और कहा, जयदेव सान, मुझे उन्हें वापस ले जाने की अनुमति दें, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। जयदेव ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया, और बचाए गए लोग उसके साथ ही रहे, और निको ऋतु जयदेव को जाते हुए देखती रही। फिर उसने इधर उधर देखा और डोरोनी और महेश से, जो पीछे रह गए थे, पूछा, क्या तुम दोनों उसके साथ खोज पूरी नहीं करोगे? हाँ, हम करेंगे। डोरोनी ने कहा, मिस ऋतु, जब कप्तान चले गए तो उन्होंने हमें आपके साथ रहने और आपकी रक्षा करने का आदेश दिया। हाँ, यह सही है, महेश ने धीरे से सिर हिलाया। ऋतु ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, शुक्रिया। डोरोनी, अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी। वाह वाह, दरअसल खाने की बात करते करते मुझे भूख लगने लगी थी। डोरोनी खुद को रोक नहीं पाया और रॉबिन के चेहरे के पास जाकर मिंक जनजाति की तरह अपना चेहरा उसके कंधे पर रगड़ने लगा, जिससे ऋतु खिलखिलाकर हंस पड़ी। महेश रॉबिन की मुस्कान देखकर दंग रह गया।
उस समय उसे एहसास हुआ कि जब वह मुस्कुराती है तो वह वाकई खूबसूरत और परिपक्व लगती है। जब तीनों लोग द्वीप के चारों ओर घूम रहे थे तो दूसरी ओर राघव चौहान मुस्कुरा रहा था और ऊपर देख रहा था, और जिक और राजा आगे दौड़ रहे थे। उनके सामने एक एक पैर वाला खिलौना सिपाही बंदूक लेकर दौड़ रहा था। यह बस आगे हैं। यह डोफ्लेमिंगो का महल है, खिलौना सिपाही ने दौड़ते हुए कहा। अंकल इश्शो। खिलौने वाले सिपाही की बातें सुनकर जिक खुद को पलटकर राघव चौहान से पूछने से रोक नहीं पाया। क्या तुम कहते हो कि इस दुनिया में वाकई इतना शक्तिशाली शैतानी फल है? यह एक ही समय में लोगों को खिलौनों में बदल सकता है और उन सभी की यादें मिटा सकता है जिनका उससे कोई रिश्ता है। दुनिया कितनी बड़ी है, यहाँ तरह तरह के अजूबे हैं। राघव चौहान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, डेविल फ्रूट्स में हर तरह की क्षमताएं होती हैं, तो साइरस ने जो फल बताया था वो सच ही होगा। ये ज्यादा काम का नहीं है। जरा सोचो, शुगर नाम की उस छोटी बच्ची को बेहोश कैसे किया जाए। वे दोनों एक पैर वाले खिलौना सैनिक साइरस के बारे में बात कर रहे थे। जब राघव चौहान जज का पीछा कर रहा था और रास्ते में डोनक्विजोट समुद्री डाकू के झंडे वाली जगह को तहस-नहस कर रहा था, तो उस स्वयंभू खिलौना सैनिक को राघव चौहान मिल गया। जब उन्हें पता चला कि राघव चौहान ड्रैगन हंटर्स का उपकप्तान निकला और इस बार वे ड्रेसरोसा में उत्पात मचाने आए थे, तो साइरस ने सीधे उनसे मदद मांगी। साइरस मूल रूप से ड्रेसरोसा का सबसे शक्तिशाली ग्लैडिएटर था। जब राजा रिकू ड्रेसरोसा के नेता के रूप में कार्यरत थे तो वे साइरस के प्रशंसक थे और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी का विवाह साइरस से कर दिया। हालांकि जब डोफ्लामिंगो ड्रेसरोसा लौट आया और राजा की सेना को नियंत्रित करने के लिए परजीवी धागे का इस्तेमाल किया, तो राजा रिकू ने अपना राष्ट्रीय विश्वास खो दिया और ड्रेसरोसा देश पर अतिक्रमण कर लिया। डोफ्लामिंगो की हत्या की कोशिश करने पर डोफ्लामिंगो के विशेष कारिंदे होबी होबी नो मी दानेदार चीनी ने साइरस को एक खिलौना सैनिक में बदल दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शुगर ने अपनी शक्ति का पहली बार इस्तेमाल किया था और अपने ही नियमों को समझने में नाकाम रही, इसलिए वह साइरस के साथ कोई समझौता नहीं कर पाई, जिसके चलते साइरस ड्रेसरोसा का सबसे खास खिलौना बन गया। खिलौना गुलाम बनने के बजाय वह आजादी से काम कर सकता था। वर्षों से साइरस डोफ्लेमिंगो के शासन को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसने कई लोगों को खिलौनों में बदलते हुए देखा है, उन्हें बचाने की कोशिश में। हालांकि वह अकेले ऐसा नहीं कर पाया है। कहने की जरूरत नहीं कि डोफ्लेमिंगो का प्रभाव इतना व्यापक है कि साइरस अकेले उसे खत्म नहीं कर सकता। हालांकि इतने वर्षों के अंधेरे अवलोकन के बाद उन्होंने शुगर की क्षमता को तोड़ने की विधि भी खोज ली, जो कि उसे बेहोश करना है। उसे मारने से समस्या हल नहीं होगी, उसे चेतना खोना होगा, क्योंकि यह नियंत्रण से बाहर निकलने की शैतान फल क्षमता की समस्या से संबंधित है। अगर आप किसी शैतान फल उपयोगकर्ता को मार देते हैं तो उसकी शैतान फल क्षमता के पिछले प्रभाव वापस नहीं लिए जा सकते। यानी अगर शुगर मर जाती है तो जिन लोगों को वह खिलौनों में बदल देती है वे वैसे ही रहेंगे और कभी नहीं बदलेंगे, तब भी जब होबी होबी नो मी का पुनर्जन्म होगा और कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें खा जाएगा। इसलिए इसका सबसे अच्छा समाधान उसे नीचे गिराना है। सामान्य तौर पर जब तक शैतान फल वाला व्यक्ति बेहोश हो जाता है लेकिन मरता नहीं है, तब तक उसकी शैतान फल क्षमता नियंत्रण से बाहर हो जाएगी या भाग जाएगी। शुगर की क्षमता को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। हालांकि जब वे साइरस के साथ महल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इमारत खाली थी और चीनी गायब थी। शुगर को डोनक्विजोट समुद्री डाकू समूह का सबसे विशेष कैडर कहा जा सकता है।
हॉबी हॉबी फल का एक दूसरा दुष्प्रभाव यह है कि इसे खाने वाले को हमेशा जवानी मिलती है। चूंकि शुगर ने बचपन में यह फल खाया था, इसलिए उसका रूप हमेशा एक बच्चे जैसा ही रहा है और वह हमेशा एक प्यारे भालू के आकार का शॉल ओढ़े रहती थी, एक छोटा सा मुकुट पहने हुए वह एक प्यारी लोली लगती थी। शायद इस विशेष क्षमता का एक और दुष्प्रभाव है, शुगर न केवल 20 की उम्र में भी अपनी लोली जैसी उपस्थिति बनाए रखती है, बल्कि वह कोई शारीरिक कौशल भी विकसित नहीं कर पाती, इसलिए उसमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। उसका शरीर बहुत कमजोर है और फिर भी डोफ्लेमिंगो उसे बहुत महत्व देता था, इसलिए दूसरे कैडर हमेशा उसका पीछा करते और उसकी रक्षा करते थे। लेकिन इस बार ईशान और उसके 4 शिचिबुकाई साथियों, साथ ही राघव चौहान, आरव और कुछ उग्र लोगों के अचानक डोफ्लामिंगो को परेशान करने के लिए आ जाने के कारण डोफ्लामिंगो ने जितने भी कैडरों को भेजा जा सकता था उन्हें भेज दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि वे उत्पात मचाने की योजना बना रहे थे, डोफ्लामिंगो ने यह नहीं सोचा था कि राघव चौहान साइरस के नेतृत्व में शाही महल पर धावा बोल देगा। अगर उसे पता होता तो वह चीनी की रक्षा के लिए 1-2 कैडरों को छोड़ देता। अब पूरे महल में सिर्फ शुगर ही बची थी। जब उसने नीचे टावर में राघव चौहान को देखा तो उसे तुरंत घबराहट हुई, इसलिए उसने जल्दी से छिपने की जगह ढूंढ ली। यही कारण है कि जब राघव चौहान और अन्य लोग पहुंचे तो उन्हें वह नहीं मिली। हालांकि साइरस को शुगर के बारे में जो पता था, उसके अनुसार वह जानता था कि वह निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं भागेगी, इसलिए राघव चौहान और अन्य लोग महल में बिखर गए और शुगर के निशान ढूंढने लगे। साइरस ने सभी को उसके स्वरूप के बारे में बताया ताकि हर कोई उसे ध्यान से देख सके। उनके तरीके में कोई गलती नहीं है, लेकिन साइरस और राघव चौहान ने एक बात की अनदेखी की है, वह यह कि साइरस के अलावा महल से कोई भी परिचित नहीं था। शुगर का मूल इरादा छिपने और तब तक इंतजार करने का था जब तक राघव चौहान और अन्य उसे ढूंढ नहीं लेते, लेकिन जब उसने देखा कि भीड़ उसे खोजने के लिए बिखर गई है तो उसे तुरंत लगा कि मौका आ गया है। जिक पहले से ही दालान में टहल रहा था, इधर-उधर देख रहा था, कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह एक विशाल फूलदान के पास से गुजरा तो शुगर अचानक फूलदान के पीछे से प्रकट हुई और उसके हाथ को छू लिया। अपने छोटे आकार का फायदा उठाते हुए शुगर फूलदान के पीछे की छोटी सी जगह में छिप गई और जिक पर चुपके से हमला कर दिया। एक टेडी बियर में बदल जाओ। इन शब्दों के साथ जिक का शरीर अचानक एक रोएंदार भालू के खिलौने में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है? जिक आवाज निकालना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वह बोल नहीं पा रहा है। उसने अपने हाथों और शरीर को देखा। जब उसने अपने शरीर में बदलाव देखा तो उसे आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ है। तभी शुगर उसके पास आई। शुरू में छोटी सी दिखने वाली लड़की अब जिक के सामने बहुत लंबी लग रही थी, जो अब एक भालू के खिलौने में बदल गया था। तुम्हारा अनुबंध। शुगर ने मुस्कुराते हुए अपनी तर्जनी उंगली उठाई और जिक से कहा, मरते दम तक मेरा आदेश मानो। और उसी समय राघव चौहान और बाकी लोग जो अभी भी महल में चीनी के निशान ढूंढ रहे थे, जिक के बारे में उनकी यादों में मौजूद सारी बातें मिट गईं। उन्हें जरा भी याद नहीं रहा कि जिक नाम का भी कोई शख्स इस दुनिया में था जो शुरू से ही उनका साथी रहा था। इस फल की शक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है, यह काले जादू जैसा है। शुगर द्वारा अनुबंध की विषय वस्तु बताने के बाद वह जिक के पास गई, महल में आक्रमणकारियों को ढूंढो और उन सभी को मार गिराओ। जिक उसकी बात समझ गया। उसने विरोध करना चाहा, लेकिन पाया कि उसका शरीर पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। आदेश का पालन करते हुए उसने अनायास ही एक हथियार उठाया और महल के अंदर की ओर दौड़ पड़ा।
जहां तक चीनी की बात है, उसने छिपने के लिए एक और जगह ढूंढ ली और अगले बदकिस्मत के आने का इंतजार करने लगी। ऐसी जानबूझकर और अनजाने में हुई स्थिति में एक के बाद एक और लोग भर्ती होते गए, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि भर्ती होकर खिलौना बनने वाला हर व्यक्ति एक ही समय में दूसरों के दिमाग से मिट जाएगा। तो कुछ ही मिनटों में उनमें से आधे से ज्यादा चीनी के गुलाम बन गए, और राघव चौहान और बाकी लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथियों की संख्या कम हो गई है। राघव चौहान को बस यही लग रहा था कि मानो वे इतने सारे लोगों को महल में ले आए हों। हालांकि उन्हें चीनी ढूंढने का काम अब भी याद था, पर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत देर तक ढूंढा और उसका कोई पता नहीं चला। इसके विपरीत समय समय पर महल में एक दो खिलौने भालू भी मौजूद रहेंगे। ये खिलौने हथियार लेकर ड्रैगन शिकारियों की ओर दौड़ेंगे और फिर हमला बोल देंगे। राघव चौहान को यह बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खिलौने भालू कैसे आ गए। उसने सोचा कि ये दुश्मन को महल में रोकने का एक जरिया है, इसलिए उसने ज्यादा परवाह न करते हुए इन खिलौने भालुओं को एक एक करके गिरा दिया। और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिन खिलौना भालुओं को उसने गिराया था वे उसके साथी थे। जिक और बाकियों में अभी भी आत्मचेतना है, लेकिन उन्होंने पाया कि वे आवाज नहीं निकाल सकते। न सिर्फ उनके शरीर ने अनजाने में राघव चौहान पर हमला किया, बल्कि वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता था। जिक और बाकियों के दिलों में डर पूरी तरह से हावी हो गया था। जब वे खिलौने बन गए तो उन्हें एहसास हुआ कि पूरी तरह से भुला दिए जाने का दर्द कितना भयानक होता है। हमें बचाओ अंकल इशो, कैप्टन ईशान, आप कहाँ हैं? जिक और बाकी लोग फुजिटोरा के बल से दीवार में धंस गए थे और वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। वे बस अपने दिल में बेबसी से चीख सकते थे। आक्रमणकारियों की संख्या कम होती जा रही थी और चीनी का गुप्त आक्रमण लगातार सफल होता जा रहा था। अंत में पूरे महल में केवल राघव चौहान और साइरस ही बचे थे, और वे अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। साइरस। राघव चौहान इस समय साइरस के साथ चल रहा था और खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन बोला, क्या आपको लगता है कि हम अकेले पूरे महल की तलाशी ले सकते हैं? हमारी संख्या इतनी कम है कि हम एक बड़े क्षेत्र को कवर नहीं कर सकते। यह सुनकर खिलौना सिपाही साइरस चौंक गया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह शुगर के बारे में सबसे ज्यादा जानता था, इसलिए वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। रुको, अगर शुगर महल में होती और अपनी क्षमता का इस्तेमाल शुरू कर देती तो क्या हमारे साथी सिर्फ हम दोनों से ज्यादा होते? लेकिन उसने उन्हें खिलौनों में बदल दिया, इसलिए हम उन्हें पूरी तरह भूल गए। हालांकि यादें मिट सकती हैं, फिर भी लोग उस विषय पर सोच सकते हैं। हालांकि साइरस ने यह याद करने की बहुत कोशिश की कि क्या उसके साथ कोई और साथी भी था। उसे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन वह बेहद सतर्क था। इस समय राघव चौहान अचानक रुक गया। अपने केनबुनशोकु हकी से उसने अंततः चीनी के अस्तित्व को महसूस किया, और वह सामने की दो दीवारों के बीच की खाई में छिपी हुई प्रतीत हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राघव चौहान ने चीनी की खोज अभी की है। हालांकि उनकी अवलोकन हकीकी सीमा व्यापक है, लेकिन अगर कोई इमारत उनकी इंद्रियों को अवरुद्ध करती है तो यह हकीके उनके उपयोग को सीमित कर देगी, क्योंकि उनकी अवलोकन हकीकी विकास दिशा एनएल जैसी नहीं है, जो लोगों की आवाज सुन सकता है और उसे एक पूरे द्वीप में महसूस कर सकता है। राघव चौहान वस्तुओं की रूपरेखा को समझने में ज्यादा रुचि रखते थे, इसलिए उनकी दृष्टि इमारतों जैसी वस्तुओं को पहचानने में विशिष्ट रूप से सक्षम है, लेकिन यह भी उनके द्वारा अवरुद्ध होगी। इस तरह का केनबुनशोकु हकी असल में फुजितोरा के गुरुत्वाकर्षण फल के इस्तेमाल से बना है। उसकी आंखें पूरी तरह से अंधी हैं।
अगर वह लोगों से अलग चीजों को नहीं पहचान सकता तो उल्कापिंडों को कैसे पहचानकर उन्हें नीचे खींच सकता है? दूसरे शब्दों में, राघव चौहान उसे तभी ढूंढ सकता था जब वह राघव चौहान के साथ खुले क्षेत्र में होती थी, और इसी तरह उसका हकी काम करता है। बाहर आओ, राघव चौहान ने शुगर से उसके छिपने के स्थान पर कहा। शुगर आज्ञाकारी भाव से बाहर आई और उसे यह भी एहसास हुआ कि राघव चौहान को अपने ऑब्जर्वेशन हकी से उसे ढूंढ लेना चाहिए था। हालांकि वह राघव चौहान को नहीं जानती थी, फिर भी उसे एहसास था कि यह बूढ़ा आदमी एक शक्तिशाली सदस्य होना चाहिए, इसलिए उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। मैं आ रही हूं, लेकिन कृपया मुझे चोट मत पहुंचाना, शुगर ने दयनीय भाव से हाथ उठाकर कहा। हालांकि मैं डोनक्विजोट समुद्री डाकू समूह की सदस्य हूं, मैं लड़ाकू नहीं हूं। फुजितोरा की सतर्कता कम करने की कोशिश करते हुए शुगर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वह जानती थी कि केनबुनशोकु हकी का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का सामना करने में उसके बचने की संभावना सिर्फ पहले वार पर ही निर्भर थी, इसलिए उसे राघव चौहान के करीब जाना था। सावधान, राघव चौहान इस शो खिलौना सिपाही साइरस चीनी के प्रति बहुत सतर्क था। उसकी हरकतें देखकर उसे तुरंत शक हुआ, इसलिए उसने राघव चौहान को याद दिलाया। यह आवाज सुनकर शुगर ने दांत पीसते हुए हाथ आगे करके राघव चौहान की तरफ दौड़ लगाई। इस समय वह राघव चौहान से थोड़ी दूर थी, लेकिन उसे कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था। भले ही प्रतिद्वंद्वी उसे चकमा दे सके, लेकिन जब तक वह उसके शरीर पर हाथ रख सकती है, उसकी शक्ति का उपयोग किया जाएगा। हालांकि दुर्भाग्यवश उसका शरीर अचानक हवा में ही रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। राघव चौहान ने सीधे उसके शरीर पर भारहीनता की क्षमता लागू कर दी, जिससे उसकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तुमने मेरे साथ क्या किया? शुगर ने घबराहट में अपना शरीर हिलाया, लेकिन खुद को एक ही जगह घूमता हुआ पाया। भारहीन क्षमता में अपने शरीर को नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल था। राघव चौहान ने आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल उसे साइरस द्वारा याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उसे भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने साइरस से पहले बात की थी, और अब जब उसे शुगर मिल गई है तो राघव चौहान काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। फिर अगला काम यह है कि उसे कैसे बेहोश किया जाए। अपनी तलवार निकालकर राघव चौहान ने अपने गुरुत्व फल का इस्तेमाल किया और अचानक महल की छत पर गिर पड़ा, लेकिन मलबा उनके पास नहीं गिरा। उसने उसे एक तरफ फेंक दिया, फिर सिर उठाया, अपने बनाए छेद से आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए शुगर से कहा, अरे बच्ची, क्या तुम चाहोगी कि यह बूढ़ा आदमी तुम्हें दिखाए कि गिरता हुआ उल्कापिंड कैसा दिखता है? उसकी आवाज से आकाश में एक चमकीला स्थान प्रकट हुआ। अरे अरे अंकल, क्या कर रहे हो? शुगर ने आकाश में बढ़ते हुए बड़े उल्कापिंड को देखा और घबराए बिना नहीं रह सका। क्या आप इस द्वीप को नष्ट करना चाहते हैं? हालांकि राघव चौहान अविचलित रहे और महल पर गिरने वाले उल्कापिंड को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। पूरे ड्रेसरोसा द्वीप पर लोगों ने धधकती आग के नीचे उल्कापिंड को देखा और लोग घबराकर भाग गए। दो फ्लेमिंगो, जो पक्षियों के पिंजरे में ईशान से लड़ रहा था, इस बार बस रुक ही गया। उसने सिर उठाकर गिरते उल्कापिंड को देखा और गुस्से से ईशान से बोला, धिक्कार है ईशान, ये तुम्हारा उपकप्तान राघव चौहान कर रहा है। तुम्हें उसे रोकना होगा। ईशान ने तलवार थामी, हल्के से मुस्कुराया और बोला, हूं ठीक है, लेकिन तुम चिड़िया का पिंजरा खोल दो तो मैं बाहर जाकर उसे रुकने को कह दूं। तुम? दो फ्लेमिंगो क्रोधित हो गया, लेकिन यह देखते हुए कि उल्कापिंड जमीन से टकराने वाला था, वह केवल सदमे की लहर के लिए तैयारी कर सकता था।
फुजितोरा के इस काम से सिर्फ ईशान ही बहुत आश्वस्त था। हालांकि उसे नहीं पता कि उसने ऐसी क्षमता का इस्तेमाल क्यों किया, पर उसे पूरा यकीन था कि राघव चौहान सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। इस समय पूरा द्वीप अराजकता में था और हर कोई सोच रहा था कि आपदा निकट है। फुजितोरा की भारहीनता से नियंत्रित शुगर को अपने जीवन में सबसे गहरा डर महसूस हुआ, क्योंकि उसने उल्कापिंड को अपनी स्थिति की ओर गिरते देखा। क्या मैं ऐसे ही मरूंगी? शुगर ने उस अद्भुत उल्कापिंड को डर से देखा। उसे अपने चेहरे पर उसकी गर्मी महसूस होने लगी। उल्कापिंड करीब आता जा रहा था, महल की चोटी तक पहुंच रहा था और शुगर से सीधे टकराने वाला था। इस समय वह अंततः खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उल्कापिंड महल के शीर्ष को तोड़ने वाला था तो वह डर गई, झाग निकलने लगा और बेहोश हो गई। हालांकि वह बेहोश हो गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब उल्कापिंड महल की छत के अंतराल पर पहुंचा तो वह अचानक अजीब तरह से रुक गया। चूंकि राघव चौहान सुपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर सकता है, तो स्वाभाविक रूप से वह एंटी ग्रेविटी का भी इस्तेमाल कर सकता है। वह मूर्ख नहीं है। वह अभी भी उसके साथ महल में खड़ा है। वह उल्कापिंड को अपने ऊपर कैसे गिरने दे सकता है? इसलिए वह उसे पूरी तरह से डराने की कोशिश कर रहा था। सबसे जरूरी समय पर उसने उल्कापिंड को सीधे रोक दिया और विशाल जलते हुए उल्कापिंड को हवा में तैरने दिया। अगर शुगर को पता चलता कि ये सब उसे डराने के लिए किया जा रहा है, तो वो शायद रोती और राघव चौहान को गालियां देती रहती। जिस समय वह बेहोश हुई, जिक और अन्य लोग जो महल में भालू के खिलौने में बदल गए थे, अचानक एक धमाका हुआ और उनके शरीर अपनी मूल स्थिति में लौट आए। और उसी समय फुजितोरा को अचानक उनकी याद आ गई। किसी ऐसे व्यक्ति को अचानक याद करना जिसे पूरी तरह भुला दिया गया था, वाकई बहुत बुरा लगा, खासकर यह जानते हुए कि उसकी याददाश्त का कमजोर होना उसके सामने खड़ी छोटी बच्ची की वजह से था। उसके बाद यह और भी बदतर हो गया और राघव चौहान को पसीना आ गया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसके कई लोग सचमुच चीनी की वजह से खिलौनों में बदल गए थे। बस इतना ही तो करना है ना? राघव चौहान ने अपने बगल में बैठे साइरस से पूछा। इस बार साइरस फिर से अपने मूल एक पैर वाले ग्लैडिएटर में बदल गया। वह सवाल का जवाब देने में नाकाम रहा, बस अपने हाथों को देखता रहा। मैं आखिरकार वापस आ गया, मैं वापस आ गया। साइरस के होंठ कांप रहे थे, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दिन भी आएगा। उसने पहले राघव चौहान और बाकियों से मदद मांगी थी, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद बस यूं ही जूझ रहा था, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कामयाब हो जाएंगे। राघव चौहान ने तो शुगर को डराकर बेहोश कर दिया था। शुक्रिया भगवान राघव चौहान। साइरस झुककर राघव चौहान की ओर झुका। उसने कहा, ड्रेसरोसा को बचाने के लिए शुक्रिया। पुनः राघव चौहान ने आह भरी और कुछ नहीं बोला। अपनी केनबुनशोकु हकी में उसने सहज ही साइरस के परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को महसूस कर लिया। बस इसी समय उसे सचमुच समझ आया कि ईशान ने इस द्वीप के अंधेरे के बारे में क्या कहा था। यह देश एक नर्क है, लोगों को खिलौनों में बदलना, उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल करना और उनके रिश्तेदारों की यादें मिटा देना, कितनी क्रूर बात है। फुजितोरा की न्यायप्रियता और विवेक ने उसे बताया कि इस बार ड्रेसरोसा द्वीप तक ईशान का पीछा करना वास्तव में सही था। अगर आपको किसी से मिलना है तो जाइए। राघव चौहान साइरस के मूड को भांप गए, इसलिए उन्होंने बात करने की पहल की। परिणामस्वरूप साइरस ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रभु राघव चौहान, मुझे पहले आपका अनुसरण करने दें, मैं भी अपने हाथों से डोफ्लामिंगो से अपना बदला लेना चाहता हूँ। राघव चौहान ने उसके बाद कुछ नहीं कहा,
अपना सिर घुमाया और हवा में तैरती शुगर को देखते हुए कहा, इस छोटी बच्ची की क्षमता बहुत खतरनाक है। इसे मरीन को सौंपना भी सुरक्षित नहीं है। शायद मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कैप्टन ईशान के पास इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका है या नहीं। महल में शांति थी, लेकिन जब शुगर बेहोश हुई तो ड्रेसरोसा में हड़कंप मच गया। उल्कापिंड के गिरने पर लोगों को लगा कि अब अंत आ गया है, लेकिन अजीब बात यह है कि उल्कापिंड न सिर्फ गिरा, बल्कि शहर में एक जादुई घटना घटी। शहर में लोग जिन खिलौनों के आदी थे, वे अचानक अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए और साथ ही लोगों की उनसे जुड़ी यादें भी पल भर में लौट आईं। लोग यह जानकर दंग रह गए कि जो खिलौने उनकी रक्षा कर रहे थे, वे उनके रिश्तेदार निकले और वे उनका अस्तित्व ही भूल गए। इसलिए लोगों ने इन रिश्तेदारों को, जो मूलतः खिलौने थे, गले लगाया और फिर एक साथ फूट फूट कर रोने लगे। ड्रेसरोसा में खिलौनों में बदले गए स्थानीय लोगों के अलावा कुछ समुद्री डाकू भी थे, जिन्हें खिलौनों में बदल दिया गया था। जब ये समुद्री डाकू वापस आए तो उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और चिल्लाए, डोन क्विजोटे परिवार कहाँ है? बाहर आओ और सम्मान से मरो। चीनी के खिलौनों में तब्दील होने के बाद इन समुद्री लुटेरों को डोन क्विजोट परिवार के लिए काम करने के लिए गुलाम बना दिया गया है। अब जब वे आजाद हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल बदला लेने का आता है। देखते ही देखते डोन क्विजोट परिवार को सैकड़ों दुश्मनों का सामना करना पड़ा। साथ ही विश्व सरकार के कुछ एजेंट भी खिलौनों में बदल गए थे। सीपी और सरकारी उच्चस्तरीय अधिकारियों के इन एजेंटों ने लौटते ही तुरंत एक डेन मुशी की तलाश की और विश्व सरकार और नौसैनिकों से संपर्क करने की कोशिश की। जिस तरह से वे दांत पीस रहे हैं, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अब वे क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, दो फ्लेमिंगोस के समुद्री डाकू समूह का नाश करो। वह स्पष्ट रूप से शिचिबुकाई का सदस्य है, लेकिन डोफ्लामिंगो ने विश्व सरकार से भिड़ने और उन्हें धोखा देने की हिम्मत की। एक समुद्री डाकू हमेशा समुद्री डाकू ही रहता है, भरोसेमंद नहीं। इस मामले की तुरंत विश्व सरकार को सूचना दो और डोफ्लामिंगो से शिचिबुकाई की पहचान छीन लो। अब ड्रेसरोसा उबल पड़ा। जब लोगों ने सुना कि ये खिलौने कैसे बने और ये सब डोफ्लामिंगो की साजिश थी, तो लोग एकदम से पागल हो गए। द्वीप पर युद्ध की मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज करते हुए लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर उतर आए और गुस्से से डोन क्विजोट परिवार की निंदा करने लगे। उन्होंने डोन क्विजोट समुद्री लुटेरों पर ढेर सारे पत्थर और सड़े हुए अंडे फेंके, फिर दौड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। ईशान से लड़ रहे डोफ्लामिंगो ने भी इस समय सड़क पर मची अफरा-तफरी देखी। वह चौंक गया और उसे अचानक एहसास हुआ कि राघव चौहान ने जो उल्कापिंड पहले गिराया था, वह हमला करने के लिए नहीं, बल्कि शुगर पर किसी और काम के लिए था। डोफ्लामिंगो ने दांत पीसते हुए ईशान को घूरा और बोला, तुम्हारा निशाना शुगर निकला। धिक्कार है, तुम्हें शुगर की क्षमता का राज कैसे पता? ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। दरअसल शुरुआत में ईशान को उम्मीद नहीं थी कि राघव चौहान शुगर से भिड़ेगा। उसने सोचा था कि डोफ्लामिंगो शुगर जैसे महत्वपूर्ण कैडर की कड़ी सुरक्षा करेगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सब एक संयोग था, तो क्या तुम यकीन करोगे? ईशान ने बेबसी से डोफ्लामिंगो से कहा। दरअसल हथियारों की तस्करी हो या दुर्लभ नस्लों को पकड़कर गुलाम बेचना, ईशान ये सब जानता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इन्हीं के भरोसे वह डोफ्लेमिंगो को उखाड़ फेंकेगा। आखिर डोफ्लेमिंगो के गुलामों के व्यापार का सबसे बड़ा ग्राहक तो सेलेस्टियल ड्रैगन है और वही उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। ईशान को लगा कि डोफ्लेमिंगो को नीचे लाने के लिए शायद उसे कृत्रिम शैतान फल से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कृत्रिम फल नहीं मिला है। हालांकि
राघव चौहान ने खिलौनों को मुक्त कर दिया। इस पूरे मामले में ईशान को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। ये तो ललित का काम होना चाहिए था, है ना? मुझे लगता है कि कथानक अधिक से अधिक भटकता जा रहा है और मुझे नहीं पता कि भविष्य में इसका विकास कैसे होगा। यदि यह सिर्फ ईशान और उसके शिचिबुकाई समूह का मामला है जो ड्रेसरोसा द्वीप पर उपद्रव मचाने आए थे, तो शायद कई डोफ्लेमिंगो के पास अभी भी स्थिति को बचाने का अवसर होगा। इसके अलावा यदि केवल चीनी ही उन लोगों को पुनः खिलौनों में बदल दे और वे लोग पुनः अपनी याददाश्त खो दें, तो किसी को भी उन खिलौनों की पहचान याद नहीं रहेगी और तूफान शीघ्र ही शांत हो जाएगा। लेकिन यह मत भूलिए कि इस समय बंदरगाह में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मौजूद है, वह है एडमिरल आओकीजी। मूलतः आओकीजी नाव पर ही रहे, लेकिन जब जयदेव डोनक्विजोटे परिवार द्वारा अपहरित दासों के साथ वापस आए तो आओकीजी और अधिक शांत नहीं बैठ सके। वह यह नहीं भूला कि ईशान ने मारिजोआ में गुलामों को आजाद कराने के लिए बहुत हंगामा किया था।